बिहार और एमपी के चुनावों के बाद अब सब लोगों की नजर जो है वो बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर बनी हुई है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ केसी पीपल सर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमो बुद्धाय, जय भीम निशाई। सर, बंगाल के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसे आप किस नजर से देखते हैं? जी निशा जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का। और इसमें चूंकि बिहार का चुनाव अभी ताज़ा ताज़ा हुआ है, अभी उसकी सरकार बनी है, अभी मंत्रिमंडल पर और विश्वास मत के ऊपर मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। जैसे कि बिहार के अंदर जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो पसमादा कम्युनिटी जो मुसलमानों की कम्युनिटी है उसकी लीडरशिप करते थे। और अपने मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम को जगह नहीं दे पाए हैं। पहली तो चर्चा ये है। दूसरी चर्चा ये है कि उनके मतलब जो चुनाव हुए थे उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा जीत करके एनडीए और मतलब यूनाइटेड जनता दल से नहीं आया है। तो क्या अब वो अपने मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम को लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये कयास मतलब लगाए जा रहे हैं। और इसके ऊपर चर्चा भी हो रही है कि विधान परिषद के थ्रू लाएंगे या कहीं से तोड़ करके किसी दल से या किसी निर्दलीय को लेकर के आएंगे। तो लेकिन ये इसके ऊपर चर्चाएं जोरों पर हैं। दूसरी तरफ जो 26% आबादी वाला मुस्लिम आबादी जो 26% है, वो बंगाल प्रदेश है। तो बंगाल में 2016 में चुनाव हुए थे और बिहार में 2015 में चुनाव हुए थे। तो इसीलिए अभी तो चुनाव जो हुए हैं बिहार के, उसके बाद तुरंत ही अब 2016 में मई अप्रैल और मई में ये आपके बंगाल के चुनाव होने वाले हैं। तो बंगाल के चुनाव इस समय जोरों पर हैं। आपको पता होगा कि एनडीए और भाजपा के क्या नाम है, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब बीजेपी के, वो लगातार बंगाल में दौरा करते रहे हैं और बंगाल को उन्होंने प्राथमिकता के तौर पर रखा हुआ है। तो इसलिए अब जो है बंगाल की बारी है कि बंगाल में एनडीए घुस पाता है या नहीं घुस पाता है। तो ये सवाल सबसे पहला है, क्योंकि अभी तक तो वहां पे बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। अब तक का जो इतिहास है वहां का, क्योंकि कुछ दिनों कांग्रेस की सरकार रही वहां, और एक लंबे अरसे तक मतलब जो है वाम मोर्चा की सरकार उधर रही। उसके बाद में ममता बनर्जी की सरकार उधर इस समय है, और काफी दिनों से मतलब उनकी सरकार उधर चल रही है। तो वहां पे भूमि सुधार के कार्यक्रम है। और वहाँ खास तौर से देखने का मतलब यह है कि जो जाति समीकरण अगर देखे जाएं, तो वहाँ जो मुसलमानों की जो आबादी है वो लगभग 25-26% है। और इसी तरह से 23-24% जो है वहाँ पे दलित वर्ग की भी आबादी है, अनुसूचित जातियों की आबादी है। तो ये दोनों जो मिल जाते हैं, तो दोनों मिलकर के लगभग 50% के करीब ये बन जाते हैं। तो 50% केवल दो मतलब कम्युनिटी उधर बंगाल में अपना गिराफ रखती हैं। और उनको उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो वोट है, ज्यादातर ममता बनर्जी की तरफ जाता है। ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस के और वामपंथ के जो तथाकथित जो सवर्ण जातियों के लीडर हैं, अपर कास्ट के लीडर हैं, वो ममता बनर्जी के साथ बड़े संख्या में हैं। और ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण समुदाय से आती हैं। लेकिन देखने का यहाँ पे ये रहा है कि बंगाल के अंदर 26% और 23-24%, लगभग 50% की आबादी वाला दलित और मुस्लिम समाज से कोई चेहरा अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में उभर के नहीं आया, और ना उनकी लीडरशिप अभी तक बंगाल के अंदर उभर के आई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर आपका चेहरा, ओबीसी के चेहरे उभर करके आए हुए हैं, और दलित चेहरे भी उभर के आए हैं रामविलास पासवान के रूप में, जीतन राम मांझी के रूप में। और इसी तरीके से आपका उत्तर प्रदेश के अंदर भी
बहन मायावती के रूप में दलित चेहरा है, और अखिलेश यादव के रूप में ओबीसी का चेहरा है। और और इसी तरीके से बंगाल के अंदर ऐसा कोई चेहरा दलित और ओबीसी का या मुसलमान चेहरा ऐसा नहीं है जो वहां पे अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश कर सके। ऐसे में इस बार ओवैसी का हौसला बिहार से काफी बड़ा है। जब ओवैसी ने एआईएमएम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हैदराबाद से आते हैं, उन्होंने आकर के बिहार में ऐसा करिश्मा दिखाया कि वहां का जो मुस्लिम समाज है वो उनके पीछे गोलबंद होता हुआ नजर आया। और अगर ऐसा करिश्मा उन्होंने बंगाल के अंदर आकर के कर दिया, अगर 26% मुसलमानों को अपने पीछे गोलबंद कर सके, और जिस तरह से उन्होंने बहन मायावती के साथ में जो उन्होंने गठबंधन बिहार के अंदर किया था, तो उनको दलित वोट भी मिला था 20 सीटों के ऊपर। और इसी तरीके से अगर उन्होंने कहीं बीएसपी के साथ में जो दलित पार्टी है, दलित पार्टी का दलितों का वोट लेने के लिए उनके साथ में कहीं गठबंधन करके कहीं लड़े उसके अंदर, बंगाल के अंदर, तो ये जो वोट है आपका 50% वोट है दलित और मुसलमान का, तो उसमें वो सेंध भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है जो राष्ट्रीय जनता दल के आपके जो क्या नाम है ओबीसी के लीडर हैं, जो आपके तेजस्वी यादव बिहार के अंदर, इनके साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनका गठबंधन इधर हुआ क्या नाम है बिहार के अंदर, अभी अभी क्या नाम है जो विश्वास मत हो रहा है, तो इनके गठबंधन होने की संभावना तेजस्वी यादव के साथ काफी लग रही है ओवैसी की। तो ये अगर इनका गठबंधन इधर होता है तो बंगाल के अंदर भी संभावित है उनका गठबंधन उधर हो जाए। तो उधर उधर ओबीसी के लीडर की जरूरत है, दलित लीडर की जरूरत है, और मुस्लिम लीडर की जरूरत है बंगाल में। और ये कयास जो है जो बीजेपी में भी लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी का किला जो है ढह सकता है। इसलिए इस आशंका को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय का उनके ऊपर दबाव है ओवैसी के ऊपर, उन्होंने उसको मानते हुए ममता बनर्जी को आज ऑफर दिया है कि मैं ओवैसी के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या ममता बनर्जी इसके लिए तैयार होती हैं या नहीं होती हैं, ये बात जो है आगे हमें देखनी पड़ेगी। तो लेकिन इसके बीच में जो बिहार का अगर हम सिनेरियो देखें, तो बिहार में जो वामपंथ है, जो एक वैचारिक लड़ाई लड़ता है, उसमें एक सीपीआई एमएल के नाम से पार्टी उभर करके आई है। और आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पे बंगाल के अंदर सीपीआई और सीपीएम का आधार रहा है, सीपीएम का खासतौर से बहुत बड़ा आधार रहा है। तो सीपीआई एमएल की खास बात यह है कि सीपीआई एमएल के जो लीडर हैं वो ब्राह्मण हैं, भट्टाचार्य हैं, दीपांकर भट्टाचार्य। और उन्होंने जो टिकट जो दिए बिहार के अंदर, एक भी उन्होंने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, एक भी दूसरे सवर्ण बिरादरी को टिकट नहीं दिया। उन्होंने सारे टिकट जो है बहुजन समाज यानी एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों को ही दिए। और उसमें से उन्होंने 19 में से 12 सीटें जीत ली। अगर ये उधर जाते हैं इधर क्या नाम है बंगाल के अंदर, तो ये भी मतलब ये जो वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग जिसे कहते हैं, उस वर्ग को ये आकर्षित कर सकते हैं विचारधारा के नाम पर। एक तरफ मतलब जो है दक्षिणपंथी बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा, दूसरी दक्षिणपंथी कांग्रेस की विचारधारा, और तीसरी जो ममता बनर्जी की सेकुलर विचारधारा। ये जो विचारधाराएं हैं ये टकराएंगी आपस में, तो उसमें वामपंथ को और ओवैसी जैसी मतलब जो ताकत के लिए फायदा उसमें मिल सकता है। तो ओवैसी अगर मतलब वोटों को अगर ममता बनर्जी के साथ में उनका गठबंधन नहीं हो पाता है, तो वो काफी वोटों को उधर जो मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकृत कर सकते हैं। और जब उनका वोट ध्रुवीकृत होगा तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का वोट भी ध्रुवीकृत करने के लिए बीजेपी अपना दाव लगाएगी।
तो इस तरीके से बीजेपी का भी वहां पे सीटों में इजाफा होने की संभावना नजर आती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को ओवैसी के साथ में समझौता करना ही ज्यादा उनके लिए हितकर रहेगा, क्योंकि अगर मतलब वो समझौता नहीं करते हैं जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नहीं किया बिहार के अंदर, तो उनके लिए घाटा उठाना पड़ा। और काफी उनका जो मुस्लिम वोट है, वो जो एम बाई के उसमें थे कि मेरे साथ अपने आप ही आ जाएगा मुस्लिम वोट, वो उनके साथ नहीं आया। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने उनके साथ समझौता नहीं करने दिया। यहां पर जो बंगाल के अंदर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, वामपंथी मोर्चे के साथ में समझौता करके लड़ने की इच्छुक नजर आती है। तो अगर ये कांग्रेस और वामपंथ दोनों लड़ते हैं और ओवैसी जो है अलग लड़ते हैं, ममता बनर्जी अलग लड़ती हैं, तो जो सीन आपको बिहार का नजर आ रहा है, यही सीन आपको बंगाल में नजर आएगा। तो इसलिए अच्छा यह है कि ममता बनर्जी ओवैसी के साथ में समझौता कर लें और किसी एक दलित लीडर को भी उधर उभारें। अगर वो दलित लीडर को उभारती हैं तो दलित वोट का ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि एक तरफ तो धर्म की राजनीति है और दूसरी तरफ विचारधारा की राजनीति है कम्युनिस्ट की, और तीसरी तरफ धर्म की राजनीति है। तो धर्म के मामले में दो ही दल हैं जो राजनीति करते हैं। आजादी से पहले आपको पता है कि धर्म की राजनीति के मामले में कांग्रेस के साथ में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों आमने सामने होते थे। तो धार्मिक राजनीति भारत के अंदर चलती थी। लेकिन 1990 के बाद में इसके कम्युनिस्ट के अलावा जो विचारधारा की जो क्या नाम है राजनीति है, वो कम्युनिस्ट पार्टियां, वामपंथी पार्टियां करती हैं आर्थिक आधार पे। तो जाति की जो राजनीति उभर के आई है, उसका बहुत भारी प्रभाव जो है अभी तक बंगाल में नहीं नजर आया है, लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट नजर आता है कि उनकी जातिवादी राजनीति के बिना कोई विचारधारा वहां पे फल फूल नहीं सकती है। लेकिन बंगाल के अंदर विचारधारा मतलब कम्युनिस्ट की पनपी है, फली फूली है, और उन्होंने कम्युनिस्ट ने कांग्रेस की विचारधारा को ध्वस्त किया था, और कांग्रेस की विचारधारा को और कम्युनिस्ट की विचारधारा को दोनों को ध्वस्त करने में ममता बनर्जी ने अपनी भूमिका निभाई है। तो इस बार जो 2021 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मई और अप्रैल 2021 में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी क्या रणनीति अपनाती हैं, इसके ऊपर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि जो मुस्लिम आबादी वाले जो स्टेट हैं जहां पे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की, उनमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है और बंगाल है। उसके अलावा और भी है जिसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम परसेंटेज है, पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, जैसे असम है उसके बाद में, और आपका जम्मू कश्मीर है। लेकिन उनके अंदर जो है पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो इन तीन स्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये इस मायने में भी जो जातीय आधार का जो ध्रुवीकरण है उसके मामले में भी अगर देखा जाए तो आपका बंगाल जो है एक बड़ा स्थान रखता है। तो आप अगर थोड़ा सा वामपंथ के ऊपर ध्यान नजर डालें तो आप देखेंगे कि बंगाल के अंदर वामपंथ जो है 2004 में सबसे ज्यादा सीटें आई थी, और उन्होंने बंगाल को लेते हुए पूरे देश से 59 मतलब लगभग 60 सीटें उन्होंने जीत ली थी। और 2009 में मतलब अगले चुनाव में उन्हें 24 सीटें रह गई, और 2014 में उनको 11 सीटें रह गई, और 2019 में जो अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें उनके पास पूरे वाम मोर्चा के सभी कम्युनिस्ट को मिलाकर के सिर्फ 5 सीटें हैं। यानी पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी 5 सीटों पर आकर के सिमट गई है। तो ये जो सीपीआई और सीपीएम दो राष्ट्रीय पार्टी और उसके मोर्चे में बहुत सारी जो कम्युनिस्ट पार्टियां सब मिला करके केवल 5 सीटें हैं, और खाली एक उत्तर प्रदेश से आने वाली बहुजन समाज पार्टी के पास, खाली उत्तर प्रदेश से उसके पास 10 सीटें हैं। तो बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, और मतलब इनकी दो राष्ट्रीय पार्टी को मिला करके उनके पास में 5 सीटें हैं। तो ये देखने वाली बात है। तो इसलिए जो है ये एक इनके विचारधारा को पनपने के लिए इनको बंगाल में ये पूरी ताकत इनको लगानी पड़ेगी। और सीपीआई सीपीएम का जो है
अच्छा ग्राफ नहीं जा रहा है, केरल को छोड़ करके और कहीं उनका प्रभाव नहीं रह गया है। लेकिन बिहार से एक देसी वामपंथ के रूप में, एक देसी वामपंथ के रूप में जो अपर कास्ट का नेतृत्व होते हुए उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को टिकट दे करके बिहार के अंदर जो करिश्मा दिखाया है, 19 में से 12 सीटें जीती हैं। तो ऐसा करिश्मा लोअर कास्ट के लोगों को टिकट देने के लिए ये वामपंथी दल जो सीपीआई एमएल है, बंगाल के अंदर भी आ सकता है। तो ओवैसी और मतलब जो सीपीआई एमएल, ये दोनों जो बिहार में अभी उभरे हैं जो पार्टियां, ये बंगाल के अंदर आ सकती हैं। 2006 के पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें वामपंथ के 176 विधायक जीते थे। 2011 में फिर चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, तो वो 276 से लुढ़क करके 40 पर आ गए, 40 ही रह गए। और 2016 में फिर चुनाव हुए, जो अभी अभी जिसके ऊपर अब चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले, तो उसमें सिर्फ 44, यानी 40 से 44 तक ही पहुंच पाए, उससे ज्यादा नहीं हुए। और जबकि उनका गठबंधन जो कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद भी उनके 44 जीते थे, और पहले जब गठबंधन नहीं था तो 40 जीते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उनका गठबंधन अगर कांग्रेस के साथ होता है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 40 और 44 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और वो इसी के आसपास उनका ग्राफ रह सकता है अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं। दूसरी तरफ सीपीआई एमएल है, सीपीआई एमएल अगर अकेले लड़ता है सारे वामपंथियों को मिला करके, और उनके साथ में सीपीआई एमएल के साथ में अगर ओवैसी आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। और या फिर ममता बनर्जी के साथ ओवैसी आ सकते हैं तो बहुत बड़ा करिश्मा कर सकते हैं, यानी वो जो है जीत की दिशा में ले जा सकते हैं। और मेन जो मुकाबला होगा इस बार किसी भी पार्टी का हो, तो वो बीजेपी के साथ ही होगा, बीजेपी के साथ होगा। और बीजेपी ने अपनी उधर बिसात है वो पूरी बिछा दी है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को भी आकर्षित किया है, उन्होंने दलित समाज के बड़े तबके को उधर आकर्षित किया है, मटुआ संप्रदाय और आदिवासियों को भी उधर उन्होंने आकर्षित किया है। तो इस तरीके से जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, तो वो अपर कास्ट के हाथ में उन्होंने दे दिया है। ममता बनर्जी के काफी लोग टूट करके बीजेपी में चले गए हैं। तो इसलिए वहां पर जो बिहार में है, जो वामपंथ को पुनर्जीवन मिला है, तो 1972 में जो 35 सीटें मतलब जीत करके जो नंबर 1 पर सीपीआई आई थी बिहार के अंदर, तो वो उन्होंने वाम दलों ने अब इस बार 29 में से 16 सीटें जीतकर एक करिश्मा दिखाया है, जिससे एक उम्मीद बनी है कि वो बंगाल में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल उनका जो है नेबरिंग स्टेट है, उनका पड़ोसी स्टेट है बिहार का। और पहले बिहार और बंगाल एक ही रहे थे, कोई अलग अलग नहीं है। तो इसलिए जो है अब जो नई धारा का जो हौसला है, जो दीपांकर भट्टाचार्य इसके लीडर हैं, उनका बड़ा है। और वो उधर काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि खेत मजदूरों की बात करते हैं, गरीब किसानों की बात करते हैं, और मतलब जो है क्या नाम है, जो ओवैसी हैं वो मुस्लिम समाज की बात करते हैं। और सीए और एनआरसी का मुद्दा आप देखते हैं पूरे देश भर में उठाया गया था बहुत तेजी से, लेकिन मुस्लिम समाज के साथ दूसरे लोग भी मतलब उनमें थे, राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर के उन्होंने उसको उठाया। दिल्ली के अंदर भी है, पूरे देश के अंदर भी उसमें तिरंगा झंडा नजर आता था, उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नजर आता था, उसमें गांधी जी का फोटो नजर आता था, तो उसके अंदर जो संविधान नजर आता था, इनकी प्रतियां लेकर के। और सीए और एनआरसी का मुद्दा मुसलमानों ने उठाया, तो मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा भी पैदा हुआ है जो कट्टर मतलब धर्म की बात ना करते हुए, कट्टर मतलब जो है मुस्लिम की बात ना करते हुए एक राष्ट्र की बात करते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि भारत मतलब खाली हिंदुओं का ही नहीं है, भारत हमारा भी है। और इस तरह के जो हिंदू समाज के लोग भी हैं, करीब 76-77% हिंदू समाज, एक सर्वे हुआ तो हिंदुओं ने खुद कहा कि भारत सबका है, खाली हिंदुओं का नहीं है। खाली 15% हिंदुओं ने ही कहा कि भारत जो है हिंदुओं का है। तो इस तरीके से जो सर्वे हुए हैं, उससे ये नजर आता है कि भारत जो है सबका है, और भारत की जो विचारधारा है, और जो मुसलमान हैं वो आज राष्ट्र की बात करने लगे हैं। जो पहले मुस्लिम लीग जो बात करती थी आजादी से पहले, सिर्फ मुसलमानों की, दो राष्ट्र की बात करते थे, भले ही मतलब भाजपा जो है हिंदुत्व की बात करती हो, लेकिन आज मुसलमान जो है राष्ट्र की बात करते हैं,
राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, ऐसे मुसलमानों की संख्या भी भारत के अंदर काफी बढ़ती चली जा रही है। उसी में से आपके जो ओवैसी हैं, ओवैसी कट्टर मतलब मुस्लिम की बात तो करते हैं, लेकिन भारत राष्ट्र की बात भी करते हैं, कह रहे हैं भारत हमारा भी है, हम संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं, नागरिकता हम भी यहाँ के बासिंदे हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो हमारा भी उतना ही हक है। तो सीए और एनआरसी का जो मुद्दा है, असम और बंगाल के अंदर काफी ममता बनर्जी ने उसको गरमाया था, तो इस मुद्दे के ऊपर भी उधर ओवैसी आएंगे तो बोलेंगे, और इस मुद्दे पे उनका वोट जो है ओवैसी के साथ ध्रुवीकृत हो सकता है। तो इसलिए ज्यादातर मुसलमान का जो वोट है वो ओवैसी खींच सकते हैं, और इधर बीजेपी भी इस मुद्दे को गरमाएगी। बीजेपी कहेगी कि हम मतलब जो इसमें जो नहीं आएंगे इस दायरे के अंदर सीए एनआरसी में, उनको हम बाहर कर देंगे, और ओवैसी कहेंगे हम इनको बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये दोनों का जो आपसी जो जो टकराव है, प्लस और माइनस वाला, तो ममता बनर्जी के साथ टकराव ना होकर के बीजेपी का टकराव जो ओवैसी के साथ में उधर हो सकता है। तो जो उनका जो एक तबके का वोट इधर बीजेपी के साथ जा सकता है, दूसरे तबके का ओवैसी के साथ में जा सकता है। ऐसा मतलब जो है बंगाल के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो आप देखेंगे कि जो ऐसे में जो भट्टाचार्य हैं, दीपांकर भट्टाचार्य, ये भी ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं, और ये गुवाहाटी में उधर असम में पैदा हुए थे 1960 में, लेकिन इधर आकर के बिहार में उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया। अब बंगाल में सिक्का जमाने का उनका तैयारी है। तो ये क्या गुल खिलाते हैं उधर कम्युनिस्ट इनके नेतृत्व में, क्या नाम है, दीपांकर भट्टाचार्य के में। तो इधर ममता बनर्जी भी ब्राह्मण नेतृत्व में है, उधर आपके कांग्रेस भी ब्राह्मण नेतृत्व में है, उधर आपके देखेंगे जो क्या नाम है बीजेपी है वो भी ब्राह्मण नेतृत्व में है। तो ये सारे के सारे मिलकर के एक तरफ ब्राह्मण नेतृत्व रहेगा, और दूसरी तरफ जो है ओवैसी को दलितों का भी समर्थन मिल सकता है, ओबीसी का समर्थन भी मिल सकता है। तो इसलिए ओवैसी को वहां पर कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं समझता हूं इस बार राष्ट्रीय पटल पर ओवैसी जो है बंगाल के चुनाव में उभर सकते हैं। तो इस तरह से जो सीए और एनआरसी का जो मुद्दा दिल्ली से लेकर के और असम तक और पूरे देश के अंदर जो मतलब उठा था, उसका इस समय समय आ गया है कि 4 मुद्दों पर मुस्लिम समाज ने जो आवाज उठाई थी, उसमें एक तो था जन आंदोलन। जो मुस्लिम प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जन आंदोलन के रूप में किया, क्योंकि ये पहले जो मुल्ला और मौलवी जो है यहाँ से जामा मस्जिद से फतवा पढ़ते थे, फतवा वाला जो है राजनीति मुस्लिमों की खत्म होती हुई सीए और एनआरसी के जन आंदोलन से समझ में आई। उसमें कोई नेता नहीं था, किसी पार्टी ने उनका लीडरशिप नहीं करी। जिस तरह से 2018 में 2 अप्रैल 2018 को दलितों का जो बड़ा आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ, उसमें किसी राजनीतिक नेता ने उनकी अगुवाई नहीं की थी। इसी तरह से सीए और एनआरसी में जो मुस्लिम का जो बड़ा आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी किसी राजनीतिक नेता ने उनकी अगुवाई नहीं की थी। वो इससे ये लग रहा है कि मुस्लिम जो है गोलबंद हुए हैं, और दलित भी उधर गोलबंद हुए हैं। तो ये जो मुद्दा है, राष्ट्र के मुद्दे उन्होंने उठाने शुरू कर दिए हैं, अपनी हिस्सेदारी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, अपनी अलग से लीडरशिप बनाने का मुद्दा शुरू कर दिया है। इसलिए ये मुद्दा दूसरी पुरानी जो राजनीति थी मुसलमानों की, उससे हट करके है। भारत में एक विश्वसनीय परिकल्पना इन प्रदर्शनकारियों ने दिखाई थी, जिसमें राष्ट्रवाद को मतलब आगे रखा था। तो इस तरह हिंदुत्व से जो प्रभावित राष्ट्रवाद है उसको उन्होंने नकार दिया, और इस तरह के जो लोग हैं देश के अंदर करीब 70 और 80% हैं जो हिंदुत्व के राष्ट्रवाद को नकारते हैं। किसका भारत है, यानी सबका भारत है। तो ये सारी चीज जो है आपको वास्तव में 75% जो हिंदू हैं वो उसको दुष्प्रचार को खारिज करते हैं कि हिंदुओं का ही भारत है, ऐसा जो 75% हिंदुओं ने बोला है। लोकप्रिय प्रतीक बाद में जैसा राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, संविधान हो गया, तो ये सब चीजें जो हैं, जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने इसको आगे किया है, ना कि किसी मुस्लिम चेहरे को, मुस्लिम लीडर को आगे किया है। इसलिए ऐसा लगता है इन सब को लेकर के ये ओवैसी और उनके जो क्या नाम है सीए और एनआरसी के जो लोग हैं, वो उधर बंगाल के अंदर कुछ नया करके दिखाएंगे। और ओवैसी जो
अगर ममता बनर्जी ने उनके साथ में गठबंधन नहीं किया, उनके साथ मिलकर के नहीं लड़ी, तो ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ये चुनाव जो है बंगाल का किसी धार्मिक ध्रुवीकरण पर ना होकर के राष्ट्रवाद के ऊपर और राष्ट्रीय मुद्दों पर होना चाहिए। और ये मैं समझता हूं विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। बेरोजगारी है, आपका गरीबी है, और आपका अशिक्षा है, आपका जो बीमारी है, इनके निदान के लिए और विकास के लिए ये इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन राजनेता इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ध्रुवीकरण के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम चाहे कितना भी कहें कि इलेक्शन राष्ट्रवाद पे हो, लेकिन इलेक्शन जो है जातवाद पे और धार्मिक ध्रुवीकरण पे ही होता है। और ऐसा ही होगा जिसमें ये आपके ओवैसी जो हैं वो अपनी भूमिका इसमें जरूर निभाएंगे। और दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई एमएल के लीडर हैं, ये भी अपनी भूमिका निभाएंगे। और देखते हैं कि इसमें बहुजन समाज पार्टी और दलित पार्टियां दूसरी क्या इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं, क्या इसमें सक्रिय भाग लेती हैं या नहीं लेती हैं, ये भी देखने के लिए बंगाल के इलेक्शन में नजर आएगा। तो पर अगर ऐसा हुआ तो कमजोर सरकार अब की बार बंगाल में भी बनती हुई दिखेगी। जिस तरह से बिहार के अंदर एक कमजोर मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह से एक कमजोर मुख्यमंत्री बिहार के अंदर भी बंगाल के अंदर भी बनेंगे, अगर मतलब अभी से उसका गणित और अभी इंतजाम नहीं किया। क्योंकि अभी तो 2020 है, एक महीना बाकी है, 2021 लग जाएगा, और सिर्फ 5-6 महीने बाकी हैं चुनाव के लिए। और 5-6 महीने में नेताओं को अपनी रणनीति बनानी होगी। तो इसी के साथ में मैं अपने विश्लेषण को यहाँ पे विराम देता हूं, और आपको जो सवाल करना है वो कर सकते हैं। हमारे साथ थे केसी पीपल्स, जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, जिन्होंने बताया कि बंगाल के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसका जो ग्राफ है वो कहाँ तक रहेगा। सर आपका धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।